कामगार, मजदूर, एम्प्लॉय, आप चाहे जो भी हो, आप जिस भी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं, ये शो आपके लिए है। 1 अप्रैल 2026 से देश में पुराने 29 लेबर लॉ इतिहास बन चुके हैं और अब सिर्फ 4 लेबर कोड्स का राज है। भारत सरकार के श्रम कानूनों में अब तक के सबसे बड़े बदलाव के बाद 4 नए लेबर कोड्स पूरी तरह से लागू हो चुके हैं। ये कानून न केवल आपकी सैलरी, वर्किंग आवर्स और पीएफ के नियमों को बदलते हैं, बल्कि आपके कार्यस्थल की सुरक्षा की गारंटी भी देते हैं। ऐसे में न्यू लेबर लॉ से जुड़े सभी पॉइंट्स को समझना बेहद जरूरी है और आज हम इन्हीं न्यू लेबर कोड की बारीकियों पर बात करने वाले हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि देश में लेबर लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, इसके फायदे, नुकसान, नियम, शर्तें क्या हैं और अगर नियम शर्तों का पालन नहीं किया गया तो क्या लीगल एक्शन हो सकता है। खास मेहमानों के साथ इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले कुछ लोगों के रिएक्शंस आपको सुनवाते हैं। अब 4 पहले 29 थे, अब 4 कर दिए। कहीं ना कहीं फायदा है इसका। हाँ, फायदा है, बस इतनी जानकारी है। एक क्या है, समय का भी दिया गया है। समय केवल लेबर को 8 घंटे ही समय काम करना है। दूसरा, जैसे जोमेटो, स्विगी, सुई वगैरह जो है ना, उनको भी श्रमिक उसमें लेबर उसमें लिया गया है। अभी बहुत अच्छा परिवर्तन है। जैसे कि पहले महिला रात में भी काम करती थी, अभी दिन में काम करना पड़ेगा। हाँ। और बहुत अच्छा नियम निकाला उन्होंने, बहुत बेटर है। नया नियम के बारे में तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन एक बात मैंने पुराने फिल्मों में देखी थी। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, जो आज मोदी सरकार में चरितार्थ हो रही है। कानून के बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन अभी नया कानून बना है, उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और देखेंगे क्या है क्या नहीं। बाकी मजदूरों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें मजदूरों की नियुक्ति के लिए स्थायी व्यवस्था की गई है कि बिना नियुक्ति पत्र के उनकी नियुक्ति आप आज नहीं कर सकते। दूसरा कि मजदूरों को स्वास्थ्यगत योजनाओं का लाभ इस कानून के तहत दिया जाना अनिवार्य है। श्रमिक संगठनों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। जो संगठित श्रमिक संगठन है उनका तो और भी थोड़ा सा कुछ हो जाता, पर जो असंगठित श्रमिक संगठन है उनका कोई विचारों का, और यही कारण है कि प्रदेश से बाहर लोग पलायन कर रहे हैं मजदूर लोग। अभी 8 घंटे का जो निर्धारण था पहले, उसको 12 घंटे कर दिया। उसके बाद भी जो ओवर टाइम वो था उसको आधे घंटे और बढ़ा के आधे घंटे, शुरू में कुछ नहीं, उसके बाद फिर काउंट होता है। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में भी 8 घंटे 12 घंटे देने पड़ते हैं। और दूसरी बात ये है, सुबह से लेके मतलब 8 बजे से शाम के 8 बजे तक भी काम होता है। 12 घंटे काम लेना, मन मर्जी से उनको जब चाहे जब नौकरी से निकाल देना, और यूनियन नहीं बनाना जैसे प्रस्ताव भी उसमें नए श्रम कानूनों में। उसका जो है, जो मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। जो बीच के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके द्वारा उसको लिया जाता है, उनका पूरा लाभ नहीं दिया जाता। इन लोगों को पीएफ मिलना चाहिए, प्रोविडेंट फंड, वो भी बराबर आता है या नहीं आता है उसकी जानकारी नहीं। लेकिन कार्य के जो घंटे हैं वो बढ़ाने वाले हैं, ये सुनाई में आया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। इसमें 12 आवर्स 14 आवर्स कोई टाइमिंग ही नहीं है, जिसमें ना लेबर को रिलीफ मिलेगा ना कोई मिलेगा। उतना पारितोषिक भी नहीं मिल रहा है उनको जितना चाहिए थे। अब नए लेबर लॉ के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे, पुराने वाले के बारे में मालूम है मुझे, लेकिन जो नियम बने हैं वो पूरी तरह लागू नहीं होता है। सबको बदल के 4 मुख्य बिंदुओं पे काम किया जा रहा है, जिसमें शायद सिक्योरिटी, मतलब सैलरी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, और मिनिमम 48 घंटा जो वीकली होना चाहिए उसके ऊपर बात की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं मजदूरों के हित में होगा। तो ये आम लोगों के रिएक्शंस आपने सुने हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं, क्या शिकायतें हैं उनके मन में। अब हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीएम पांडे जी हैं, लेबर लॉ एडवाइजर एंड कंसल्टेंट हैं। हमारे साथ हैं राजकुमार धोटे जी, जो कि लेबर कोर्ट एडवोकेट हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मेरा बीएम पांडे जी आप ही से रहेगा। अगर हम आसान शब्दों में समझें, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो काम करने जाता है, कहीं भी जाता हो काम करने के लिए, वो ये जानना चाहता है कि ये जो नया कानून है, ये जो 4 नए कोड्स जारी किए गए हैं, इनके अंतर्गत उनको क्या अधिकार मिल रहे हैं, उनको क्या फायदे मिल रहे हैं, क्या कुछ है इसमें शामिल? देखिए, सबसे बड़ा चीज जो एक नए संशोधन से जो चीज उभर के आ रही है वो ये आ रही है कि हम सोशल सिक्योरिटी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं।
और जो पहले ऐसा होता था कि हम जनरल जो मजदूर लेवल या जो नीचे लेवल के जो लोग थे, जो 10,000 15,000 के नीचे जो कमा रहे थे, उन पे कानून नहीं था, उन पे कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन जिस हिसाब से चीजें की गई हैं, सोशल सिक्योरिटी कोड जो 4 कोड लेके आए हैं, उस हिसाब से ना कि विमेन पे फोकस किया गया है। विमेन पे तो बहुत बड़ा फोकस आप देखिए, जैसे मैटरनिटी एक्ट पे जो फोकस किया गया है, जो अच्छा एक बहुत बड़ा चीज जो मेरे को समझ में आ रही, जो जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय कोई ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉय होते थे तो उसके ऊपर पीएफ ये सारी चीजें लगती थी, पीएफ ईएसआईसी ये सारी चीजें एप्लीकेबल हो जाती थी। लेकिन आज के रेट में जो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट लाया गया है, उसको अगर आप ध्यान से देखें तो अब वो सरकार का रुख ये है कि वो हर एम्प्लॉय को कवर करना चाह रहा है, हर छोटे एम्प्लॉय को कवर करना चाह रहा है, हर छोटे एम्प्लॉय के साथ होने वाली दुर्घटना को कवर करना चाह रहा है, ताकि उसके बाद उसके भविष्य में जो उसके परिवार है उनको भी संरचना दी जा सके, सुरक्षा दी जा सके। ये उनका मकसद है सर। ठीक है, तो जो कामकाजी लोग हैं उनके भविष्य को, उनके परिवार को सुरक्षा मिल सके, सिक्योरिटी मिल सके, इस उद्देश्य के साथ इन्हें लागू किया गया था। राजकुमार धोटे जी, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि उनके लिए कानून है, लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे करना है, अगर उन्हें कहीं ना कहीं किसी भी तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है जहां पर वो काम कर रहे हैं, तो वो कैसे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे जो अपने अधिकार हैं उनको सुरक्षित कर सकते हैं? श्रमिक को अपने अधिकार के लिए खुद ही चेतना जागृत करनी होगी। हमारे पास में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो श्रमिकों को उनके अधिकारों के लिए जागृत करने के लिए काम कर सके। सामान्यतः ट्रेड यूनियन ये काम करती हैं, परंतु ट्रेड यूनियन का आजकल जो है उनका व्यू जो देखने में आता है तो वह श्रमिकों के हित में मैंने तो नहीं देखा है। तो इस पर्पज से गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाती है, उसका प्रचार प्रसार करती है, परंतु वह श्रमिकों तक पहुंच नहीं पाता है। इसके लिए विशिष्ट संसाधन किए जाने की बहुत आवश्यकता है जी। लायर के पास जब मजदूर आता है तो मजदूर को लायर सिर्फ उसके डिस्प्यूट तक समझाने के लिए सीमित रहता है, क्योंकि वो लार्ज बेसिस पे यह व्यवस्था दे भी नहीं सकता ऐसी परिस्थिति में जी। तो मेरा यह सोचना है सरकार को जो भी योजना लाए, जो भी कानून लाए, जैसे वर्तमान में जो कानून लाए हैं, 4 कोड लेकर आए हैं, इनका प्रचार प्रसार बहुत ही सीमित है। आप इनको देखिए कि मैं ये समझता हूं कि कानून आप मजदूरों के उत्थान के लिए लाते जरूर हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेशन और इन्फोर्समेंट करने की जो एजेंसियां हैं वो बहुत वीक है। उनको बहुत ज्यादा तटस्थ और स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है। अगर इसको स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है तो फिर इसको स्ट्रांग बनाएगा कौन? उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या उसके लिए बदलाव होना चाहिए? क्या हर ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए जो आपको इस बारे में जानकारी दे सके कि आखिरकार आपके लिए क्या क्या कानून है और उनको आप कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? और इस बारे में जानकारी दीजिएगा बीएम पांडे जी कि अगर कोई जो वर्कर है वो गलत तरीके से अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है तो उनको कैसे काबू किया जा सकता है, उनके खिलाफ क्या प्रक्रिया है? क्योंकि अगर कानून बनते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो कानून है और एम्प्लॉयज के लिए भी कानून है। सबसे पहले जो मुझसे क्वेश्चन किया गया मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि आप सामान्यतः जितने भी ट्रिब्यूनल्स बने हैं स्टेट गवर्नमेंट में, जो मैं देखता हूं, आप इलेक्ट्रिसिटी का ट्रिब्यूनल देख लीजिए, आप कंज्यूमर का ट्रिब्यूनल देख लीजिए, आप नगर निगम का ट्रिब्यूनल देख लीजिए, आप रेरा को देख लीजिए, जो भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं वहां जो संसाधन सुविधाएं कानून को इन्फोर्समेंट में लाने में जो लाई गई है, उससे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कहिए या लेबर कोर्ट्स कहिए, इनके पास बहुत ही सीमित संसाधन है। मैं ये कहता हूं कि जो बजट गवर्नमेंट ये दूसरे ट्रिब्यूनल्स में खर्च करती है वही बजट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को क्यों नहीं देती? आज इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में मामलों को लंबित रहने का सबसे मुख्य कारण ये है कि वहां संसाधन उपलब्ध नहीं है।
अभी तक कहीं डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है। बाकी मध्य प्रदेश में सारी अदालतें जो है तो डिजिटल हो गई हैं। आप घर बैठे सारी जानकारी ले सकते हैं, अपने मोबाइल पे अपने प्रकरण की डेट पता कर सकते। ये सारी व्यवस्था से इसको क्यों निवारित रखा गया है ये मेरी समझ में नहीं आता, और गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता, क्योंकि यहाँ भी जुडिशियल फोरम है और दूसरे ट्रिब्यूनल्स में भी जुडिशियल फोरम है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट अगर स्पीडली न्याय देने की मंशा रखती है एक मजदूर को, और मजदूर के उत्थान का विचार अगर गवर्नमेंट अपने मन में रखती है, तो ये सारे संसाधन सबसे पहले उपलब्ध कराएं, प्रॉपर स्टाफ वहां पे दे और सारे संसाधन उपलब्ध कराएं ताकि वो शीघ्र न्याय प्राप्त कर सके। दूसरा विषय मेरा ये है, इसके पिछड़ने का मुझे कारण एक समझ में ये आता है, आप 4 कोड बनाइए, आप 40 कोड बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। पहले 29 एक्ट्स थे लेबर लॉ में, अब आपने 4 कोड बना दिए, सबको आप एक जगह लाना चाहते, तो फोरम एक क्यों नहीं लाते आप? फोरम क्यों आप डिफरेंट रखते हैं? अभी छत्तीसगढ़ के रूल्स प्रकाशित हुए हैं रिसेंटली, मैंने उनका अध्ययन किया। मैं ये उसमें पाता हूं ग्रेजुटी का मुकदमा सुनेगा कोई और, पीएफ का सुनेगा कोई और, ईएसआई का सुनेगा कोई और, बिल्कुल। तो ये समस्या है और इसमें बदलाव होना चाहिए जिस तरह से आपने गिनवाया। मैं लौटूंगी आपके पास राजकुमार धोटे जी। बीएम पांडे जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि अगर कानून में बदलाव किए जाते हैं तो वो फिर दोनों ही ओर से किए जाते हैं। अगर हम वर्कर्स की बात करते हैं और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ये जो 4 कोड्स लागू किए गए हैं, इनमें वर्कर्स के लिए क्या सुविधाएं रखी गई हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या रखी गई हैं, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी तरह से परेशान करता है तो वर्कर्स क्या कर सकता है, और अगर वर्कर किसी तरह से अपने कानूनों को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो ऑर्गेनाइजेशन उसके खिलाफ क्या प्रक्रिया अपना सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो लॉ जो है वो कभी एक तरफा नहीं रहा, वो कभी पक्षपात नहीं करता। हमारे जितने आप देखिए, जैसे सरकार एक एमएसएमई को फोकस कर रही है जिस हिसाब से, उस हिसाब से देखें तो एम्प्लॉयर के लिए भी बड़ी सोची समझी आपको स्ट्रैटेजी है। एम्प्लॉय को भी बहुत बड़ा सपोर्ट दे रहा है, साथ में एम्प्लॉय को भी सपोर्ट दे रहा है, दोनों चीजों पे काम हो रहा है। अगर मेरे नजरिए से हम देखें तो कैसे हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके हम आपको बता सकते हैं। पहले विमेन जो वर्कर्स थी जब प्रेग्नेंट होती थी तो उनपे कोई भी लॉज नहीं थे, उनका जो समय जो कठिन होता है उससे रिलेटेड कोई लॉज नहीं था। लेकिन आज आप देखिए मैटरनिटी सोशल सिक्योरिटी कोड में, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी में एक मैटरनिटी एक्ट है। मैटरनिटी एक्ट में एक प्रावधान है, उस प्रोविजन के तहत आपको 26 हफ्ते तक का सैलरी देने का प्रावधान है। और सिर्फ उसमें क्या एलिजिबिलिटी पूरी करनी है, तो पूरी करनी है कि आपको 80% 80 डेज पीछे के 12 महीने में उस ऑर्गेनाइजेशन में 80 डेज आपको काम करना है। अगर आप 80 डेज काम कर रहे हैं तो उस जगह पे आपकी एप्लीकेबिलिटी बन जाती है और 26 वीक का आपको सैलरी देने का प्रावधान। अब बात यह आई कि सैलरी देने का प्रावधान है तो ये सैलरी लाएगा कहां से एक एम्प्लॉयर, है ना? हर एम्प्लॉय के लिए, हर विमेन एम्प्लॉय के लिए लाएगा कहां से? तो उस जगह पे एक रूल बनाया गया कि आप ईएसआईसी में 4% जमा करिए। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में ईएसआईसी कट रहा है तो अगर 4% आ रहा है तो वो पैसा अगर ईएसआईसी में रजिस्टर्ड है, वो एम्प्लॉय अगर रजिस्टर्ड है, एम्प्लॉयर उस चीजों को कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो उस जगह जो मैटरनिटी का जो खर्च है जो एम्प्लॉयर के सर पे आ रहा है वो खर्चा ईएसआईसी दे देता है। दूसरी चीज अगर आप ध्यान से देखें, एक पार्ट में अगर चीजों को देखें, अब बात यह आई कि आपका एक क्वेश्चन बड़ा लाजमी था कि इसका लोग गलत दुरुपयोग भी करते हैं। कई एम्प्लॉय हैं जो इसका गलत दुरुपयोग करते हैं। उसी जगह पे एक प्रोविजन और कहता है कि अगर ये कोई भी अगर सुरक्षा दी जा रही है और वो सुरक्षा को नहीं ले रहा है या वो ड्रंक करके कर्मचारी अपने काम में जा रहा है या काम कर रहा है, तो उस जगह पे उसके सारे प्रोविजंस खत्म हो जाते हैं, उस जगह उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम एक एम्प्लॉय के नजरिए से देखें, एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर के नजरिए से देखें, दोनों के एस्पेक्ट में काम हो रहा है। अब दूसरी चीज,
अब जैसे छोटे छोटे जो एमएसएमई में छोटे छोटे जो एंटिटीज हैं, वो पीएफ अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करने लगेगा तो जाहिर सी बात है उसकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगी, फिर वो क्यों एम्प्लॉय को हायर करे। उस जगह पे आप देखिए गवर्नमेंट कितनी इनिशिएटिव्स ली है। गवर्नमेंट आपके पीएफ का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो खुद ही डाल रही है। वो अगले 2 साल 3 साल जैसे स्टेट गवर्नमेंट ये डिफर कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार से डिफर कर रहा है। आप देखिए उसके खाते में पेमेंट जा रहा है, एम्प्लॉयर के तरफ से सरकार उसका पेमेंट कर रही है। तो ऐसा नहीं है, अगर दोनों चीजें हैं, आपके हित में भी अगर रूल्स बने हैं तो उस जगह पे कई रूल्स ऐसे भी बने जहां पे एम्प्लॉय अगर उसका मिसयूज करता है तो उस जगह पे भी उसका एक्शन निर्धारित किया गया है। बिल्कुल, कोई किसी को यहां पर नुकसान ना पहुंचा पाए उसी दायरे में रह करके ये कानून बनाए जाते हैं। लेकिन राजकुमार धोटे जी, अगर आप किसी तरह से परेशान हो रहे हैं, हम दोनों पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव की भी बात करते हैं और एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव की भी बात करते हैं, तो आप कब कानून का सहारा ले सकते हैं? आप एवरी टाइम कानून का सहारा ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एम्प्लॉयर के लिए अगर कोई तकलीफ दे है, अगर कोई आर्डर या कुछ गवर्नमेंट अगर कर देती है तो डायरेक्ट रेमेडी हाईकोर्ट को जाती है। और अगर मजदूर के लिए अगर कोई त्रासदायक स्थिति पैदा होती है, मजदूर के साथ में सामान्यतः 2-3 प्रकार के डिस्प्यूट हो सकते हैं। एक तो उसका सैलरी का डिस्प्यूट होता है, दूसरा उसका नौकरी से बर्खास्त करने का डिस्प्यूट होता है, और कुछ प्रमोशन और कुछ क्लासिफिकेशंस के डिस्प्यूट होते हैं। जैसे पदों के वर्गीकरण में जहां पे पारदर्शिता नहीं होती वहां यह विवाद आते हैं। अपितु ऐसे विवाद के लिए अभी जो फोरम चल रहे हैं वो बहुत एप्रोप्रिएट है और उसमें कहीं कोई संशय नहीं दिखता है। बशर्ते मेरा ये सोचना है कि सामान्यतः ये देखा गया है कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से अगर मजदूर को अगर अपील में जाना है या हायर अथॉरिटी में जाना है या वो इस श्रम न्यायपालिका के किसी निर्णय से असंतुष्ट होता है तो उसके लिए डायरेक्ट रेमेडी हाईकोर्ट कर दी गई है। ये बड़ा दुखदायक है। मजदूर को एक अपीलेट ट्रिब्यूनल बीच में होना चाहिए और उस अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद में हाईकोर्ट रेमेडी ऑलरेडी एग्जिस्ट में है। तो ये तो जो त्रास है ये मजदूर भुगत नहीं पाता। अगर कहीं ना कहीं उनके लिए पीड़ादायक बन जाते हैं। जी, मेरा एक और सवाल आप ही से रहने वाला है राजकुमार, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं होती डायरेक्ट हाईकोर्ट जाने। जी, मेरा एक और सवाल आपसे रहने वाला है राजकुमार धोटे जी, क्योंकि अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जहां पर वर्किंग आवर्स जो हैं वो अलग होते हैं, जहां पर ये कहा जाता है कि आपको 8 घंटे काम करना है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको 9 घंटे काम करना है। तो क्या एक वर्किंग आवर होना चाहिए एक एम्प्लॉय के लिए? लेबर कानून क्या कहता है उसके लिए आपको? देखिए, कानून में बहुत सुरक्षित तरीके से व्यवस्था की गई है। 8 घंटे का वर्किंग है। अगर एक्सेस आप काम करते हैं तो आप ओवर टाइम देने का दायित्व एम्प्लॉयर का है। अब प्रश्न ये उठता है, अभी जो नए कोड आए उसमें वर्किंग आवर्स बढ़ाए। वर्किंग आवर्स इसलिए बढ़ाए हैं कि मजदूर ज्यादा अर्न कर सके। उसमें एम्प्लॉयर के फायदे के लिए वर्किंग आवर्स नहीं बढ़ाए। सामान्यतः होता है जब भी कोई नई चीज और नई सोच आती है ना तो स्टार्टिंग में वो त्रासदायक होती है, लेकिन जब तक वो उस विषय वस्तु को हम आत्मसात नहीं कर ले और उसके साथ चलने नहीं लगे तब तक हमें उसका प्रॉफिट समझ में नहीं आता। अगर वर्किंग आवर्स बढ़ते हैं तो आपकी सैलरी भी तो बढ़ेगी ना, एम्प्लॉयर का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, देश को भी फायदा होगा, मजदूर को भी फायदा होगा, एम्प्लॉयर को भी फायदा होगा। शासन की सोच ये बहुत मुझे पॉजिटिव लगती है। बशर्ते आप 8 घंटे काम करके अपना परिवार चला सकते हैं और अगर 12 घंटे काम करके अगर आपको एक्सेस पैसा अगर मिलता है तो आप पहले जो जीवन जी रहे थे उससे अच्छा और उत्कृष्ट जीवन जी सकेंगे। राजकुमार धोटे जी, आपको लगता है कि अगर ये बदलाव किए गए हैं तो उसका फायदा वाकई में जो एम्प्लॉयज हैं उनको मिलता हुआ नजर आता है, या फिर कहीं ना कहीं वो सिर्फ इससे प्रताड़ित ही हो रहे हैं कि अगर 12 घंटे बढ़ा दिया गया है तो क्या वाकई में उन्हें जो ओवर टाइम का पैसा है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या इसको सुनिश्चित किया जा रहा है किसी तरीके से? बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से मिलता है, उसमें नहीं मिलने वाला कोई कारण नहीं है। अगर वो 8 घंटे से ज्यादा एक्सेस ड्यूटी करेगा तो उसको ओवर टाइम निश्चित तौर से मिलेगा। अब प्रश्न ये है कि कोई एम्प्लॉयर, मैं समझता हूं कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर या जहां 2, 4 या 5 एम्प्लॉय काम करते हो, जहां कोई प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो, वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि उससे बहुत ज्यादा काम कराकर उसकी मजदूरी का शोषण कर लिया जाए।
उसके लिए भी फोरम निर्धारित है, उसको एप्रोप्रिएट फोरम में आना चाहिए तो उसको वो पैसा मिल सकता है। बशर्ते कारपोरेट सेक्टर में मैं देखता हूं कि जहां 100-200 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं वहां ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है सामान्यतः। और वो अगर वर्कमैन ये समझता है कि मुझसे 8 घंटे से ज्यादा काम करा रहा है तो उसका कोई कंपल्सन नहीं है कि उसे 12 घंटे ही काम करना है। वो 8 घंटे काम करके और अपनी छुट्टी ले सकता है। हाँ, उसे अगर अपने लिए कुछ कमाना है तो गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था की है कि 4 घंटे आप और काम करके और अपनी सैलरी और अपने जीवन को अच्छा हैं तो आप 8 घंटे से ऊपर काम कर सकते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद साबित हो। ये सरकार की मंशा रही है। बीएम पांडे जी, क्योंकि फुल एंड फाइनल को लेकर के भी हमने बीते दिनों देखा था कि बदलाव किए गए थे, क्या वो लागू हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा देखने को मिलता है? किस चीज का मैडम? फुल एंड फाइनल जब हो जाता है एक एम्प्लॉय का, एक वर्कर का, तो ये कहा जाता था कि पहले जो प्रक्रिया थी जिसमें उसको पूरा पेमेंट है वो 40 दिन बाद 45 दिन बाद मिलता था, लेकिन ये बदलाव किया गया था कि 2 दिन के भीतर अब फुल एंड फाइनल का जो अमाउंट है वो मिल जाना चाहिए। क्या वो अब लागू हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है मैडम, और हमको लगता है कि हर कोई इसको बहुत गंभीरता से इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, और एक और सवाल मेरा आप ही से रहेगा बीएम पांडे जी, क्योंकि जब अब कोई कानून बनता है तो ये देखा जाता है कि पूरे देश में वो लागू हो रहा है। क्या ये जो 4 पॉइंट्स जोड़े गए हैं, ये जो 4 कोड्स जोड़े गए हैं, वो पूर्ण भारत में लागू होते हैं या किसी राज्य में कुछ और इसमें एड ऑन होता है या फिर उनकी अपनी कोई एक स्टेटमेंट होती है? नहीं, ये हर जगह पे इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन विद द टाइम जैसे हर जगह पे एक रीत है, हर स्टेट का अपना एक रीत है, उसमें थोड़ा सा कुछ अमेंडमेंट करके वो अपना कानून कुछ ले आते हैं उस पॉइंट पे। तो ऐसा नहीं है, वो हर जगह पे इम्प्लीमेंट होता है, सारे जगह पे इम्प्लाई, जैसे ग्रेचुइटी एक्ट हर जगह इम्प्लीमेंट होगा। मतलब जो कोड है वो तो सेंट्रल लॉ है, सेंट्रल लॉ में तो हर जगह पे इम्प्लीमेंटेशन होता है। और क्या कोई स्टार्टअप है उसके लिए अलग कानून होता है? ऐसा भी कुछ उसमें चेंजेस किए जा सकते जी स्टार्टअप के लिए? जी, अगर कोई स्टार्टअप है तो क्या उनका कोई अलग कानून होता है? क्या उन्हें कोई बेनिफिट सरकार पहुंचाती है? बिल्कुल बिल्कुल होती है, मैं उसके बारे में आपको बहुत डिटेल से बता देता हूँ। स्टार्टअप में जैसे सरकार क्या होता है, सेंट्रल एमएसएमई एक्ट है। एमएसएमई एक्ट तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस अधिनियम के तहत पूरे देश में इंप्लीमेंट कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि एज पर द बजट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट उसके बेसिस पे डिसाइड करती है, उसके बेसिस पे एक्शंस लेती है और उसके बेसिस पे वो सब्सिडी, कंट्रीब्यूशन, इस तरह की फंडिंग देती है जी। अगर आप ध्यान से देखें तो अपने यहाँ पे जो कुशल रोजगार योजना है उसको अगर आप ध्यान से देखें, या जो अभी एम्प्लॉय अभी 15-25 एम्प्लॉय तक सब्सिडी दे रही है सरकार, वो अगर एमपी में देखेंगे तो एमपी में 25 एम्प्लॉय तक पूरा छूट दे रहा है। 15,000 रुपए आपको सैलरी आपको एम्प्लॉयर को पेमेंट कर रहा है। वो कह रहे हैं कि 25 एम्प्लॉय आप रखिए, 25 एम्प्लॉय तक का सारा पेमेंट जो है वो हम पे करेंगे, मतलब 15,000 तक का पेमेंट हम सब्सिडी के तौर पे आपको देंगे। लेकिन यही आप छत्तीसगढ़ चल जाइए, छत्तीसगढ़ में वो बदल जाता है। यही आप दिल्ली चले जाइए, वहां बदल जाता है। फिर आप वो बजट के अकॉर्डिंग वो उस प्रोग्राम को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अधिनियम तो हर चीज पे एक सब्सिडी उनके लिए कानून में जो 4 नए कोड्स लागू किए गए हैं इस उद्देश्य के साथ ही किए गए हैं ताकि उन्हें फायदा पहुंचे और किसी तरह से वो इसका नुकसान ना झेले। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का तमाम बारीकी से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।